इंडिया की आजकल अगर हम बात करें तो एक नया ग्राउंड शेप ले रहा है इंडिया के अंदर, जो कि विदाउट एनी फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, नो फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, जिसको बोला गया है इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। एक पार्टी की कोई गलती भी नहीं है, दूसरी पार्टी फिर भी उससे तलाक लेना चाहती है, क्योंकि उनके बीच में जो शादी का बंधन है वो फीलिंग लेस हो गया है। उसमें किसी ना किसी तरह वजह से, जो कि उनकी पर्सनल वजह हो सकती है, कोई भी और वजह हो सकती है, पर वो अब साथ नहीं रहना चाहता है अपने स्पाउस के। उनके बीच में एक साथ आने की जो आशा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे एक प्राकृतिक ग्राउंड भी है, नेचुरल जस्टिस जिसको हम प्राकृतिक न्याय बोलते हैं, वो भी ग्राउंड मौजूद है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव की जो आयु है वो बहुत छोटी है, और वहाँ पर इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए कि किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ रखा जाए। दो लोग जो कि शादीशुदा थे आपस में, वो जब अपने डाइवोर्स के लिए अदालत के सामने आए तो वहाँ पर और कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं था, पर वो साथ नहीं रहना चाहते थे और एक दूसरे के ऊपर वो कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे थे जो कि वो साबित भी नहीं कर पा रहे थे। जी। तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा ये बात बोली गई कि ऐसे लोगों को साथ रखना ना सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि समाजी तौर पर भी गलत है। ये बड़ी अच्छी आपकी स्टडी है और बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि उनको लगता ही नहीं, उनके पास कोई आशा नहीं होती है कि इस बिहाफ पे भी उनको डाइवोर्स मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला जजमेंट के अंदर ही कि हम इस जजमेंट की एक कॉपी अभी के अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे और फॉरवर्ड करेंगे कि इसके ऊपर भी सोचा जाए। जी। 71st रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जो 1978 में आई थी, उसके अंदर भी यही बोला गया था कि इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक अनदर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक नए तरह के केसेस को सामने लेकर आ रहा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मेरा नाम है अनिल कक्कड़। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, प्रोफेसर गुरविंदर सिंह हैं, और मैं सर से जानना चाहूँगा, सर पहले अपना तारुफ ज़रूर हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं विधि विभाग चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इसके अलावा अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं LLM मास्टर ऑफ लॉ प्लस UGC नेट हूँ, और मैं 5 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ और 3 से ज़्यादा मेरे रिसर्च पेपर इस टाइम पाइपलाइन में है, जो कि जल्दी पब्लिश हो जाएंगे। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ प्रोफेसर गुरविंदर सिंह हैं, 5 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, और इसी तरीके से अभी हाल ही में इनका एक रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य तौर पर शादीशुदा लोग जो किसी वजह से तलाक के मुहाने पर आके खड़े हो जाते हैं, उस मुहाने पर खड़े हुए उन्हें ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता कि अब ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी या उन्हें किस तरीके से सेपरेट होना है, उस विषय पर एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर सर ने लिखा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस विषय पर बहुत कम लोगों ने लिखा है, चूँकि मामले अदालतों तक जाते हैं और अदालतों से भी जब मुख्य तौर पर कुछ एस्टाब्लिश्ड ग्राउंड्स होते हैं तो उनके अलावा भी चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन जैसे ही लॉ कमीशन की 71st रिपोर्ट आई, उसके बाद इस मामले पर भी ध्यान दिया गया, जिसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा जाता है, उस पर रिसर्च पेपर सर ने लिखा है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में शादी की जो अवस्था है वो कहाँ तक होती है? जी, क्या अवस्था हो जाती है शादी की इस सिचुएशन में? देखिए, इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसको हिंदी में बोला जाता है शादी का अपूरणीय ढंग से टूट जाना। ओके। इसके अंदर अगर हम बात करें भारत की पर्सनल लॉज की जो बुक्स हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत कानून आ जाते हैं व्यक्ति के, तो उसके अंदर अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो जिसके बिहाफ पर डिवोर्स दिए जा रहे हैं कानून के द्वारा, वो फॉल्ट थ्योरीज पर बेस्ड हैं, जिसके अंदर कि अगर एक पार्टी किसी न किसी तरह से गलती कर रही है तो दूसरी पार्टी उससे डाइवोर्स ले सकती है, या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। ये ग्राउंड्स हम पढ़ रहे थे। पर जो ग्लोबल लेवल पर हम देखें या इंडिया की आजकल अगर हम बात करें तो एक नया ग्राउंड शेप ले रहा है इंडिया के अंदर, जो कि विदाउट एनी फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, नो फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, जिसको बोला गया है इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज।
इसके अंदर होता क्या है कि एक पार्टी की कोई गलती भी नहीं है, दूसरी पार्टी फिर भी उससे तलाक लेना चाहती है, क्योंकि उनके बीच में जो शादी का बंधन है वो फीलिंग लेस हो गया है। उसमें किसी ना किसी तरह वजह से, जो कि उनकी पर्सनल वजह हो सकती है, कोई भी और वजह हो सकती है, पर वो अब साथ नहीं रहना चाहता है अपने स्पाउस के, और उनके बीच में एक साथ आने की जो आशा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब वो रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन, साथ में पुनर्वास वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में वो भावना ही खत्म हो चुकी है। तो उस स्थिति को हम बोल सकते हैं, उस शादी की उस अवस्था को हम बोल सकते हैं कि अब रिट्राइवल यानी शादी को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता और उन्हें अलग कर ही देना चाहिए। इसके पीछे एक प्राकृतिक ग्राउंड भी है, नेचुरल जस्टिस जिसको हम प्राकृतिक न्याय बोलते हैं, वो भी ग्राउंड मौजूद है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव की जो आयु है वो बहुत छोटी है, और वहाँ पर इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए कि किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ रखा जाए। उनको अगर एक साथ नहीं लेकर आ सकते आप, अगर सारे तरीके मौजूद होने के बावजूद भी फेल हो चुके हैं वो, तो फिर उनको अलग कर देना चाहिए, और बिना किसी गलती के भी उनको अलग कर देना चाहिए, जिसको बोला जाता है इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जी, तो दर्शकों एक चीज़ बड़ी खास ध्यान देने वाली है कि जो इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, जो ये कंसेप्ट है, बहुत से लोग जो हमें सुन रहे हैं शायद उन्हें लगेगा कि एक नया ग्राउंड आ गया है जिससे सेपरेशन हो सकता है, लेकिन इसकी पेचीदगियाँ काफ़ी हैं, कानूनी तौर पर भी काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। क्या वो पूर्ण तौर पर एक हल है, वो एक नया ग्राउंड बन सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। सर, अगला क्वेश्चन यही कि इस सब्जेक्ट को अगर हम आमतौर पर प्राकृतिक, आपने नेचुरल जस्टिस की भी बात की, लेकिन लीगल फील्ड की बात करें तो लीगल फील्ड में इर्रिट्राइवेबल जो ब्रेकडाउन है वो कब ये कंसेप्ट आया? जी, इसका जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो हमने देखा कि 1921 में न्यूजीलैंड की एक अदालत ने देखा कि दो लोग जो कि शादीशुदा थे आपस में, वो जब अपने डाइवोर्स के लिए अदालत के सामने आए तो वहाँ पर और कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं था, पर वो साथ नहीं रहना चाहते थे और एक दूसरे के ऊपर वो कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे थे जो कि वो साबित भी नहीं कर पा रहे थे। जी। तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा ये बात बोली गई कि ऐसे लोगों को साथ रखना ना सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि सामाजिक तौर पर भी गलत है। तो उन्होंने पहली बार 1921 में न्यूजीलैंड की एक अदालत ने इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड देखते हुए उनको डाइवोर्स दिया। इसके बाद जो अगला मामला हमारे सामने देखने को आता है वो है यूनाइटेड किंगडम का, जहाँ पर मसराटी वर्सेस मसराटी नाम का एक केस था। उसमें यही रिकमेंडेशन की गई अदालत के द्वारा कि इस पर कानून बनना चाहिए। तो उनके जो वहाँ का लेजिस्लेचर है, उन्होंने इसके ऊपर कानून बना दिया था बाद में। ऑस्ट्रेलिया में भी एक लॉ कमीशन, जो हर देश का विंग होता है जो कि कानूनों के बारे में नए नए धारणाएं को समझता है और उसके ऊपर फिर बाद में सजेशंस पेश करता है। तो उनके भी लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो लेजिस्लेचर है उन्होंने इसको एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। जी सर, 1921 से ये कंसेप्ट जो है और बाकी देशों में जिस तरीके से आपने बताया कि आ रखा था। भारत की बात करते हैं। भारत में मैंने हाल ही में एक स्टडी जो हुई वो पढ़ी, जिसमें एक डेटा आया, उसमें ये पता चलता है कि यूरोप के मुकाबले, पश्चिम के मुकाबले भारत में जो तलाक की दर है या डाइवोर्स रेट है वो काफ़ी कम है। 1.1% देखा मैंने। यानी अगर आप कहें कि 1000 शादियों में केवल 12-13 ही हैं जो टूटती हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें, ये बड़ी अच्छी आपकी स्टडी है और बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पर यहाँ पर बात हो रही है एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स की, जो कि शायद मौजूद नहीं है और इसी वजह से कुछ लोग डाइवोर्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं, उनके पास कोई आशा नहीं होती है कि इस बिहाफ पे भी उनको डाइवोर्स मिल सकता है। वो सिर्फ शादीशुदा बंधन से इसीलिए बंधे रह जाते हैं जो कि उनके लिए एक नर्क से कम नहीं होती है ऐसी ज़िंदगी, जहाँ पर किसी तरह का और कोई ग्राउंड, जो कि इंडियन बुक्स ऑफ पर्सनल लॉज में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्रूरता एक ग्राउंड है, अडल्ट्री एक ग्राउंड है। इसके अलावा अगर कोई एक व्यक्ति डेजर्टेड है, 7 साल से उसका अता पता नहीं है, तो फिर दूसरी पार्टी को डाइवोर्स मिल जाता है। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक स्पाउस जो है दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर वो उसके लिए एक सज़ा से कम नहीं होती है वो शादी। पर अगर ये डाइवोर्स का ग्राउंड नया बनता है
तो फिर वहाँ पर उसको एक नया ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स मिलने से उसके लिए कोर्ट में जाना इजी हो जाएगा। और ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स जितने प्राकृतिक न्याय के रूप में अगर हम देखें या सामाजिक न्याय के रूप में अगर हम देखें, जितने ज़्यादा हम मुहैया करवा सकते हैं हमें करवा देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इस वजह से कि उन कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कोई चूँकि रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा, आपने कुछ केस स्टडीज़ का भी हवाला दिया, जी, उन केस स्टडीज़ के बारे में भी बताइए। सर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स मेरे सामने आई हैं उनमें से एक है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। जी जी। जहाँ पर कपल की शादी हुई थी 1975 के अंदर। ओके। और वो काफ़ी समय तक साथ रहे, पर उनके बीच में जो मनमुटाव था वो इस हद तक था कि वहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर FIRs भी करवा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अडल्ट्रीज नाजायज़ संबंधों के भी वो इल्ज़ाम लगाते रहे। उनके बच्चों का भी जीवन जो था उनकी वजह से जो था वो काफ़ी टफ हो गया था सफ़र। और उसके बाद जो उनकी जजमेंट आती है जो वो 2006 के अंदर आती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला जजमेंट के अंदर ही कि हम इस जजमेंट की एक कॉपी अभी के अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे और फॉरवर्ड करेंगे कि इसके ऊपर भी सोचा जाए। जी। 71st रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 1978 में आई थी, उसके अंदर भी यही बोला गया था कि इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक अनदर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक नए तरह के केसेस को सामने लेकर आ रहा है। और नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली केस में भी यही बात अदालत के द्वारा बोली गई थी कि इसको हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी भी और मैरिज एक्ट में जो कि पर्सनल लॉज हैं उनमें शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी जी सर, इसी रिसर्च पेपर में आपने चूँकि मेरिट्स बताई हैं इसकी इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की, और इसके साथ ही साथ आपने डीमेरिट्स भी कोट की हैं। जी, दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, मेरिट्स की अगर हम बात करें, हम एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी काम करते हैं और लीगल एजुकेटर के रूप में भी काम करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया दरवाज़ा लोगों के लिए खुल जाएगा जो उन्हें ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी जो उनके लिए नरक जैसी बन चुकी है वहाँ से उनको आज़ाद करवा सकता है। जी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो कई बार उनके और भी ग्राउंड्स मौजूद होते हैं उनके पास डाइवोर्स लेने के, जो कि वो साबित नहीं कर पाते हैं। तो जब नो फॉल्ट लेवल पर, बिना किसी गलती के लेवल पर डाइवोर्स मिलने लग जाएगा तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा। इसके अलावा जो अगली मेरिट हम देख सकते हैं वो ये है कि फैमिलीज़ जो हैं वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, दोनों को अपने पक्ष सुनने जाएंगे और वो अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे। जी। अगली मेरिट अगर हम देखें तो कोर्ट्स के पास एक अच्छा मीडियम बन जाएगा कि वो सुनवाई कर सकें इस बेस पर भी, जो कि बेस पहले मौजूद नहीं था, तो इस बेस पर भी वो अब सुनवाई कर पाएंगे केसेस की। अगर डीमेरिट्स में जाएं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी अपनी विल से, सिर्फ अपनी इच्छा से भी शादियों को तोड़ पाएगी, और ये एक बड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पर। और अगर दूसरी बात हम करें, वहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो हमेशा दांव पर लगा होता है जब भी कोई शादी टूटती है। तो क्या इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन से जो ग्राउंड, जाहिर सी बात है इससे डाइवोर्सेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो बच्चों का भविष्य क्या वो सुरक्षित रहेगा, यानी क्या कानून उसको सुरक्षित रख पाएगा या नहीं, ये अगली इसकी डीमेरिट है। जी जी बिल्कुल सर, और चूँकि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो इंडिविजुअल की बात नहीं, उन बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उसमें निहित होती है। सर, आपके रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा, आपने एक टर्म यूज़ की, कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज़ चेंजिंग फ्रॉम सैक्रामेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जी। ये बहुत बड़ी बात जो है आपने लिखी है, थोड़ा विस्तार से बताएं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर सैक्रामेंट वर्ड आ रहा है पहले और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी जी। सैक्रामेंट को हम बोल सकते हैं कि ये एक पवित्र बंधन जो भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है, और समाज में जितने भी रिश्ते बनते बिगड़ते हैं वो शादियों की वजह से बनते बिगड़ते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल ट्रांजैक्शन मैं इसको बोलूँगा कि सैक्रामेंट है, पवित्र है, दो लोगों की बात नहीं है, दो परिवारों की बात। जी जी। पर अगर आज की हम बात करें तो ये जो शादी है ये कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अब ज़्यादा टेंड हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, हमारे ऊपर वेस्टर्न जो फिलोसफी है या वेस्टर्न जो जीवन जीने का तरीका है उसका बड़ा असर पड़ रहा है। तो वहाँ पर पहले जो कॉम्प्रोमाइजिंग होती थी शादियाँ, जहाँ पर ये माइंडसेट होता था कि
एक बार शादी हो गई तो वहीं पर साथ में रहना पड़ेगा। जी। अब वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रही हैं, अब जो शादियाँ होती हैं वो अपनी अपनी शर्तों पर होती हैं। तो ये एक सामाजिक समझौता अब ज़्यादा है बजाय कि एक पवित्र रिश्ते की। जी, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। जी, जी। इसी के साथ एक और टर्म भी आप यूज़ करते हैं इसमें, एंड ऑफ मैरिज इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। जी। चूँकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर हमने समाज में देखा है कि शादी यदि दुर्भाग्य से किसी की टूटती है तो बहुत से लोग इतना या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी वो करते हैं। जी। तो ये लाइन मुझे लगता है कि शायद कहीं उधर आपका इंडिकेशन है। जी बिल्कुल। जी, तो इसके बारे में क्योंकि, जी देखा जाए तो ये एक सोशल लीगल स्टडी है जो हमने रिसर्च पेपर लिखा है। जी, जी। तो इसके अंदर इस बात को समझा गया कि सिर्फ इस वजह से कुछ लोग साथ रहते हैं कि अगर वो डाइवोर्स ले लेंगे या अगर वो तलाकशुदा हो जाएंगे तो यह एक स्टिग्मा के रूप में लग जाएगा। जी, जी। जिस तरह से विधवा को या विधवा महिला या विधवा पुरुष को दोनों को ही ये बोल दिया जाता है कि ये एक दाग है इनके ऊपर। जी, जी। वो और भी सोशल स्टेटस जो है उनका खराब कर दिया जाता है। पर आज की अगर हम बात करें तो आज का दौर जो है इन चीज़ों का दौर नहीं है। अब अगर आप किसी की शादी को ख़त्म मान लें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके पास उसकी ज़िंदगी में करने को और भी बहुत चीज़ें होती हैं। जी। तो सिर्फ इस वजह से कि उसको शादी तोड़नी ना पड़ जाए, उसकी समाज में स्थिति जो है वो नीचे चली जाएगी, सिर्फ इस वजह से हम उसकी लाइफ को ख़त्म नहीं मान सकते हैं। उसकी लाइफ को उसके पर्सनल जो स्टेटस है जो उसका, उससे अलग रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंड ऑफ मैरिज इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। जी, बिल्कुल एक नई शुरुआत दोबारा हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। जी। सर, मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ और चूँकि मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा तो कंक्लूज़न भी मैंने देखा और इस सोशियो लीगल स्टडी जो है आप जो कंक्लूज़न उसका दे रहे हैं, एक तो वो दर्शकों को बताइए, और सर जो ये कंक्लूज़न दिया गया है कितना रेलेवेंट मानते हैं आज के टाइम में उसको आप? देखिए, सबसे पहले तो इसके कंक्लूजन में ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी बुक्स ऑफ पर्सनल लॉज में ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड मौजूद नहीं है। जी। सिर्फ नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के केस में या फिर एक और केस था कंचन देवी वर्सेस प्रमोद कुमार मित्तल, उसके अंदर ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स दिया था इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के रूप में। आर्टिकल 142 जो है भारतीय संविधान का, उसके अंदर अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर को यूज़ करते हुए ये डाइवोर्स दिए जा रहे हैं। ऐसा अभी कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है हमारे कानून की किताबों में। ये सिर्फ एक जुडिशियल ट्रेंड मान लीजिए आप, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी 142 अनुच्छेद की पावर को मान लीजिए, जिसके बेस पर डाइवोर्स अभी दिए जा रहे हैं। जी। और ये जो डाइवोर्स नया जो ग्राउंड है ये सामने आ रहा है, ये किसी भी सुविधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर उन दो लोगों को अलग करने का मान सकते हैं आप जिनका साथ रहना मुश्किल है, जहाँ पर वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि समाज में स्थिरता बनाना कानून का सर्वोच्च जो होना चाहिए टारगेट। तो इसके अंदर हम देखें कि अगर वहाँ पर बच्चे हैं दो लोगों के, तो उनका वेलफेयर, उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा, उनकी पढ़ाई कौन करवाएगा, उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस कौन देखेगा, उनको इस चीज़ से कम आहत हो कि उनके माँ बाप अलग हो रहे हैं, ये भी देखना हमें पड़ेगा। जी। और अगर कल को ये एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, तभी ये एक अच्छा ग्राउंड के रूप में सामने आ सकता है और ये हमारे कानून को एक नई डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। जी। चलते चलते मेरे दिमाग में सर एक और सवाल आया आपकी बातों से, चूँकि आपने डीमेरिट्स की भी बात की और आपने बताया कि अगर इसको एक लॉ के तौर पर कानूनी किताब में इसको ग्राउंड मान लिया जाता है तो तलाक की जो संख्या है वो बढ़ती नज़र आएगी। सर, क्या आपको लगता नहीं है कि जुडिशरी जो है वो जब पहला उसका कर्तव्य ये रहता है या जो उसकी पहली कोशिश ये रहती है कि घर को टूटने से बचाया जाए, प्रॉपर समय दिया जाता है, अगर कोई डाइवोर्स का केस भी आता है फैमिली कोर्ट्स में भी, आपको क्या लगता है सर कि क्या जुडिशरी पर ज़्यादा बर्डन नहीं आ जाएगा इस तरीके से अगर ये चीज़ पेपर में आ गई, यानी इसको कानून मान लिया गया?
देखिए, आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है भारतीय संविधान का, वो बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। जी। वहाँ पर हमने पैरामाउंट रूप में देखा है कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, चीज़ों को लिबर्टी में देखा जाना चाहिए, और एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो सबसे ऊपर देखी जानी चाहिए। जी। अब आज तक अगर हम देखें, जुडिशरी ने जितने भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के बेसिस पर जो डाइवोर्सेस ग्रांट किए हैं, वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पहले बात की है कि हमें समझौता करवाना चाहिए। जी। जब हम म्यूचुअल कंसेंट के रूप में डाइवोर्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, ताकि आप हो सकता है कि दोबारा साथ आ सकें। जी सर। जुडिशियल सेपरेशन को यूज़ किया जाता है ताकि डाइवोर्स से पहले लोगों को अलग रखा जा सके। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, जहाँ पर लोगों जो स्पाउसेस हैं उनको साथ रखने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी अपना कर्तव्य ये निभाती है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि इनको इस घर को टूटने से बचाया जाए। पर यहाँ पर रिट्राइवल ब्रेकडाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इर्रिट्राइवल ब्रेकडाउन की, जहाँ पर अब कोई होप ऑफ वापस मुड़ने की कोई जगह नज़र नहीं आ रही। जब कोई भी जगह नज़र नहीं आ रही है, जब वो एक दूसरे को इस हद तक नफरत कर रहे हैं, या दोनों में से एक भी अगर ऐसी नफरत कर रहा है कि वो अब नहीं रहना चाहता है साथ, तो वहाँ पर फिर उसकी आर्टिकल 21 जो व्यक्तिगत आज़ादी, जो लाइफ टू एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो फिर सामने आ जाती है, जो कि ओवरलैप कर लेती है सामाजिक मुद्दों को। फिर उसको आप अलग होने से नहीं रोकना चाहिए आपको, और यही बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी। तो प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये जो है कोई सुविधा नहीं है, और कानून की किताब में फ़िलहाल ये कोई फिक्स ग्राउंड नहीं है, जिस तरीके से क्रूअलिटी है या अडल्ट्री है या और जो ग्राउंड डाइवोर्स के हैं। अभी इस मामले में पार्लियामेंट में शायद कानून बने, या जिस तरीके से एक ट्रेंड चलता है, जुडिशरी में ट्रेंड चले, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें ये ग्राउंड लीगली तौर पर जो देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल ये कोई ग्राउंड अभी नहीं है कानून की किताबों में। हाँ, जुडिशरी इस पर फैसले ज़रूर दे रही है, और जिस तरीके से सर ने एलिब्रेट किया है इस रिसर्च पेपर के हर क्वेश्चन को, जो सर से हमने जानने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपके लगभग सभी सवाल इसमें हल हो जाते हैं। और यदि फिर भी आपका कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि सर के थ्रू ही आपको उसका जवाब दें। सर, आपने अपना समय दिया और जिस तरीके से आपने बताया, हमें लगता है कि दर्शकों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी।